Welcome you all to Edsarthi. So guys, today we have one special guest with us, Anuja Trivedi. Anuja has secured rank 80 in UPSC CSC 2022 examination. Welcome Anuja to Edsarthi. Thank you. Thank you for having First me. of all, congratulations for this grand success of yours. Thank you. Thank you so much. Anuja का ये third attempt था. In first attempt, she wrote the mains examination. In the second attempt, she got rank 241 जहाँ पे कि इन्हें IRS custom मिला था. उसके बाद she again started preparing for the examination and improved the rank this year and rank 80 नहीं मिला. तो amazing performance रहा है अनुजा मेरे हिसाब से ये. That is wonderful journey. So like थोड़ा सा प्रोफाइल भी मैं आप सभी के साथ अनुजा का शेयर करता हूँ. She has done engineering from IIT Delhi in 2020 and इनका ऑप्शनल सोशियोलॉजी ऑप्शनल रहा है एंड थर्ड अटेम्प्ट था अनुजा का. तो अनुजा वन थिंग आई वुड लाइक टू आस्क कि जितने भी मान लीजिए आईआईटी ग्रेजुएट्स हैं या साइंस बैकग्राउंड के हैं ना, जब मैंने भी आईआईटी रुड़की से अपना इंजीनियरिंग कंप्लीट किया था तो एक बहुत बड़ा डायलेमा था कि साइंस ऑप्शन लिया जाए या ह्यूमैनिटीज ऑप्शन लिया जाए. तो हाउ डिड दैट डायलेमा प्लेड आउट फॉर यू एंड व्हाई डिड यू चूज सोशियोलॉजी? यस, आप बिल्कुल सही हैं कि थोड़ा तो लगता है कि साइंस मेरा शायद स्ट्रांग होगा तो मैं साइंस ले लेता हूँ. तो आई थिंक टू सॉल्व दिस दो तीन चीजें दिमाग में रखी जा सकती हैं. जैसे सबसे पहले तो मैं क्वेश्चन पेपर देखना रेकमेंड करूंगी कि क्वेश्चन पेपर बस बिना कुछ पढ़े ही अगर आप क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो आपको क्वेश्चन पेपर सिर्फ ये फील आती है दैट दिस इज डूएबल बाय मी या फिर ये मैं कर सकती हूँ. आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि मैं पढ़ के कर सकती हूँ इज ओके, मतलब दैट इज द क्वेश्चन कि मैं जब पढ़ लूंगी तो मैं कर सकती हूँ कि नहीं, और वो समझ में आ जाता है. तो जो फ्लेवर ऑफ पीसीएम पूछा जाता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है फ्रॉम जेई या नीट या जो भी लोगों ने किया होता है कंपेरेटिव एग्जाम स्कूल के. तो वो फ्लेवर आपको पसंद है कि नहीं, थोड़ा थ्योरेटिकल होगा, प्रूफ ज्यादा होंगे, और जेई में ऐसा नहीं होता था. तो आप ये देख लें कि आपको ये सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है. और सेकेंडली जब आप डिसाइड करें कि मुझे क्या लेना है तो उसमें एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपके पास कोई मेंटर्स हैं या कोई है जिसको सच में पता है जो आपको ऑनेस्ट एडवाइस देगा. क्योंकि आजकल मतलब बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारा मटेरियल है, तो बिल्कुल जीरो गाइडेंस के साथ करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है. तो सोशियोलॉजी मैंने इसीलिए चूज किया था क्योंकि मेरे एक दो बहुत क्लोज सीनियर्स थे, उन्होंने लिया था एंड आई ट्रस्टेड देम एंड उनके सोर्सेज मैं देखती थी तो मुझे लगता था कि हाँ ये सही बात कर रहे हैं. तो ये दो चीजें हैं, आपको पर्सनल इंक्लिनेशन है कि नहीं, और दूसरा कि आप इसकी जो एक प्रैक्टिकलिटी है करने की वो है कि नहीं. ठीक है, तो दो वेरिएबल आपने टच किए कि एक तो आप उस सब्जेक्ट को कितना अच्छे से कर सकते हैं, दूसरा आपके पास गाइडेंस कोई मेंटर अवेलेबल हो या नहीं, है ना. एक और वेरिएबल मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, व्हाट यू थिंक अबाउट इट. देखिए सोशियोलॉजी हो गया, पीएसआईआर हो गया, दीज आर द ऑप्शन व्हिच आर स्कोरिंग गुड इन पास्ट लेट्स से 3 to 4 ईयर. तो मार्क्स कितने इंपॉर्टेंट है? लाइक देयर आर फ्यू ऑप्शन, आई थिंक आई एम अज्यूमिंग यू विल आल्सो एग्री टू दिस थिंग कि देयर आर फ्यू ऑप्शन जहां पे कि यूपीएससी मार्क्स नहीं दे रहा है ना. दे समटाइम्स इतना जैसे बोला जाता है कि बुचरिंग होती है ऑप्शन की. तो मार्क्स को कहाँ डालना चाहिए? मार्क्स कौन सी प्रायोरिटी ऑर्डर में आने चाहिए इन डिसाइडिंग अपॉन द ऑप्शन? मेरी प्रायोरिटी में तो थोड़ा नीचे थे क्योंकि मैंने यही सोचा था कि हर ऑप्शनल से कुछ परसेंटेज बच्चे होते हैं तो बस जो टॉप के बच्चे होते हैं वो मैं होंगी, यही मैं कर सकती हूँ, यही मेरे हाथ में है. तो आई वुड से कि थोड़ा वेटेज अगर एकदम रैंडमली कोई सिलेक्ट कर रहे हैं कि बिल्कुल ही जीरो से स्टार्ट करके कोई ऑप्शन सिलेक्ट कर रहे हैं तो थोड़ी प्रायोरिटी दे सकते हैं कि कौन से वाले में थोड़े मार्क्स आते हैं और थोड़ा स्कोरिंग है और वो मैं ले लेता हूँ. But that should not overshadow your first two variables. I feel कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद ये, बट मैं सिर्फ इसलिए ले लेती हूँ क्योंकि इसमें मार्क्स आते हैं. ये मत कर, मतलब या तो मिडिल पाथ ले लें थोड़ा सा कि बट ऑप्शन बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत सारा टाइम और बहुत आवर्स देने होंगे. तो आई से कि अगर if you hate it then don't take it, otherwise you can use your marks वाला variable also, that is fine. Perfect. So it has to be balance of marks प्लस गाइडेंस अवेलेबल प्लस आपका इंटरेस्ट कितना है उसमें, तो उनका बैलेंस होना चाहिए कोई भी ऑप्शन, है ना. एंड अनदर थिंग जो आपने मेंशन किया जो मुझे अच्छा लगा कि लोग ऑप्शन सिलेक्ट कर लेते हैं जस्ट नाम सुन के. आप पहले उसके पेपर्स देखो, थोड़ा मटेरियल देख लो, थोड़ा एक्सप्लोर कर लो, उसके बाद ऑप्शन को फाइनल करो. 100% वेरी इंपॉर्टेंट. वंडरफुल. विद रिगार्डिंग अभी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन इज अप्रोचिंग, संडे को प्रीलिम्स एग्जाम है, तो इसके रिगार्डिंग एक दो चीजें मैं आपसे पूछना चाहूंगा. आपने तीनों प्रीलिम्स एग्जाम क्रैक किए हैं,
है ना। अभी अगर आप मुझसे मेरी साइड आके देखेंगे, मैं जितने भी टॉपर से बात करता हूँ, दिस इज रेयर आज के टाइम में, है ना। जितने आप किसी भी टॉपर्स को उठाएंगे, मोस्टली एक दो लोगों का, एक दो प्रीलिम्स तो खराब होता ही होता है, ठीक है। तो दिस इज अ गुड थिंग कि आपने सारे प्रीलिम्स एग्जाम क्रैक किए हैं। अब प्रीलिम्स में जो सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम है ना अनुजा, वो ये है कि कंटेंट इज अनलिमिटेड। आप कितना ही कंटेंट पढ़ लो, और उसके बाद भी जो नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको रियल एग्जाम में आते होंगे वो 30-35 रहते हैं। तो आई वांट टू नो कि आपके केस में भी क्या ऐसा था, है ना, कि आपको कितने क्वेश्चन एक्चुअली आते थे एग्जाम में, एंड हाउ डिड यू हैंडल दैट? नहीं, आप, आई एग्री ऑन दिस कि आप जितना भी पढ़ के चले जाओ, मतलब अगर आपको वहां पे 40 भी आ गए ना तो बहुत ही बड़ी बात है। 40 आना इज अ बहुत अच्छा स्टैंडर्ड हुआ, 40 आना। राइट, तो राइट, ये बात बिल्कुल ठीक है। तो इसमें प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आपने जो वो 30, 30, 35, 40 जितने भी क्वेश्चन है जो आपको आते हैं, वो आपको फिर आने चाहिए। तो राइट, उसमें फिर आपके पास स्कोप नहीं है कि आप वो गलत कर दें। तो राइट, इसलिए मुझे लगता है कि सब्जेक्ट्स जैसे कि पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, थोड़ा बहुत एनवायरनमेंट हो गया, जो कि आपको पता है कि आप श्योर शॉर्ट सही कर पाओगे एज कम्पेयर टू लेट अस से साइंस और टेक। कुछ भी पूछ लिया, कोई रैंडम सैटेलाइट नहीं पता, एंशियंट राइट, मटेरियल, आर्ट एंड कल्चर, कुछ भी पूछ सकते हैं, नहीं पता। बट ये वाले सब्जेक्ट्स हैं, इनको इतने अच्छे से कवर करना चाहिए, इतने थरली कवर करना चाहिए कि आप जो लो हैंगिंग फ्रूट्स होते हैं उनको ना मिस करें बिल्कुल भी, क्योंकि अफोर्ड नहीं कर सकते वो करना। एग्री। नॉट दैट एक दो क्वेश्चन गलत हो गए तो सब बर्बाद हो गया, बट जितना भी मतलब मैक्सिमम 90% तक आपको ये बेसिक बिल्कुल 100% अच्छे से आना चाहिए। बेसिकली And, इजी क्वेश्चन, इजी हाँ, क्वेश्चन अगर आपने, पार्डन मी फॉर इंटरव्यूइंग, इजी क्वेश्चन अगर आपने गलत किया तो उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है। बहुत अगर ज्यादा। कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन आपने गलत किया तो वो आपके कॉम्पिटिटर को भी नहीं है। तो इजी करेक्ट। क्वेश्चन अगर आपने गलत किया तो सीधे सीधे आप 2.66 मार्क्स से पीछे हो जाओगे 20-30 हजार लोगों से। हाँ, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा नाउ कमिंग टू द 60 क्वेश्चन दैट जो नहीं आते होंगे, तो वो नहीं आना और सही ना करना में फर्क होता है। तो अगर आपने नहीं भी आता है तो भी कभी कभी सिर्फ एक ऑप्शन समझ में आ जाती है, या फिर कभी कोई वर्ड लिंकेज, वर्ड एसोसिएशन दिमाग में आ जाता है कि ये इसमें तो नहीं था, मुझे नहीं पता ये कहाँ था, बट ये इसमें तो राइट, नहीं था, ये तो गलत है। तो मैं ये बहुत ज्यादा करती थी कि मैं बैठ करके उस क्वेश्चन के बारे में सोचती थी कि मान लो उन्होंने पूछा कि ब्लैक सी के अराउंड कौन कौन सी कंट्रीज हैं, कुछ ऑप्शंस हैं। अब मुझे राइट, नहीं आ रहा, मैं भूल गई, वो एक्रोनिम बनाया मैं पेपर में भूल गई। तो राइट, अब मैं वहां पे बैठ के ब्लैक सी बनाऊंगी और जितनी कंट्रीज मुझे आती हैं वो तो मैं लिख ही दूंगी, और फिर जो ऑप्शंस में कंट्रीज हैं उनको भी मैं बनाऊंगी रफली कि वो कहाँ पे है। और आई विल ट्राई टू अप्लाई माई माइंड एंड वट एवर नॉलेज इज देयर टू द बेस्ट that I can, even though if I don't know it 100%। और मुझे लगता है कि ये करने से आप कम से कम जो नहीं भी आते हैं ना उसमें भी 40% कर दोगे। चमक जाता है आंसर फिर चमक दिमाग में। जाता है आंसर, हाँ, करेक्ट करेक्ट। एलिमिनेट करना है ना, प्रोबेबिलिटी का गेम है हाँ, इंडिया। वही करेक्ट। और अगर आपने 50-50 भी कर लिया ना, दो ऑप्शन भी एलिमिनेट कर दिए ना, तो मैं तो लगा देती थी 50-50 में भी कि, क्योंकि अगर आप मैथ्स करोगे तो वो ओवरऑल सम पॉजिटिव आएगा उसका। हाँ, और करना ही पड़ेगा ना, देयर इज नो अदर ऑप्शन। अगर आप ये नहीं करोगे तो आपके एग्जाम में 70 से ऊपर नंबर जा ही नहीं सकते हैं। तो इन वही। यू हैव टू टेक दोस रिस्क ना, आप नहीं लोगे तो कोई और ले रहा है। फेयर इनफ। इसमें एक दो चीजें और हैं, जैसे करंट अफेयर अगर आप पिछले कुछ टाइम में देखें, यू स्टार्टेड प्रिपेयरिंग इन 2020, आई एम अज्यूमिंग, राइट आफ्टर द कॉलेज। तो करंट अफेयर का ट्रेंड इसी साल से लगभग चेंज हुआ है। अगर आप पहले ट्रेंड देखेंगे तो जो मोस्ट पॉपुलर मैगजीन है किसी भी इंस्टीट्यूट की हो, वहां से क्वेश्चन आ रहे थे। बट अब पिछले 3 सालों का अगर आप प्रीलिम्स एग्जाम देखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा 8 से 10 क्वेश्चन आपको किसी भी करंट अफेयर मैगजीन से मिलने वाले हैं एग्जाम में, है ना। तो हाँ, हाउ डिड यू हैंडल दैट? क्या आपने मल्टीपल करंट अफेयर मैगजीन्स रीड किए, है ना? क्या रीड करते थे आप करंट अफेयर के लिए? नहीं, मल्टीपल तो वही समय भी नहीं होता है, और इतना तो मतलब पॉसिबल भी नहीं है कि मैं 2-3 जगह से करंट अफेयर्स कर पाती। तो अब मैं, वही है कि अब ये मेरे हाथ में तो नहीं है कि वो मंथलीज या जो भी आप पढ़ते हैं करंट अफेयर्स, उससे राइट, सिर्फ इतना आता है। तो अब मैं परेशान हो जाऊंगी, मेरे को भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। तो कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, आप उठाओ, आप जिस भी कोचिंग को ट्रस्ट करते हो या जो उसका भी मटेरियल आपको लगता है कि हाँ सॉलिड मटेरियल है, उसकी आप डे मंथली, मैं तो मंथली पढ़ती थी, जैसा भी आप वीकली जो भी है वो उठाइए, वो एक बार पढ़िए, उसके बहुत छोटे छोटे नोट्स बनाती थी मैं, सिर्फ कीवर्ड्स, डेट्स, प्रॉपर नाउन्स, बस, ओके, नंबर्स।
थोड़े बहुत छोटे छोटे नोट्स, उसको एक बार रिवाइज करो, 2 बार रिवाइज करो, 3 बार रिवाइज करो। एंड न्यूज़पेपर वगैरह मैंने मेंस के लिए ज्यादा यूज कर रहे हैं, प्री में आई थिंक उतने यूज नहीं आए थे मुझे न्यूज़पेपर्स, इंटरव्यू के लिए भी बहुत यूजफुल थे, बट प्री के लिए मैं मोस्टली मंथलीज पे डिपेंड करती थी। और नाउ दैट यू हैव रेड ऑल ऑफ दीज करंट अफेयर्स, दिस इज वेयर आप ये वाला नॉलेज यूज कर सकते हो इन द 60% क्वेश्चन जो आपको नहीं आते होंगे। क्योंकि वो जो नहीं भी आते होंगे वो कहीं वर्ड एसोसिएशन कहीं थोड़ा पढ़ा है, कुछ कनेक्ट हो गया, तो ये करंट अफेयर्स आपकी वहां पे जरूर हेल्प करेंगे। और 8 to 10 अगर भिड़ गए तो भी 8 to 10 क्वेश्चंस का मार्जिन भी बहुत ज्यादा होता है। बिल्कुल। तो ऐसे करना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए कि अब ये कहाँ से आ रहे हैं करंट अफेयर्स और पता लगाओ और एकदम सारे मटेरियल पढ़ डालो, ऐसे करने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी आपको ट्रस्टेड हो, सही लगे, वो आप यूज कर सकते हैं। गॉट इट। एक इंटरेस्टिंग चीज यहाँ से मेरे माइंड में आई कि देखिए, आप जब टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट की हो, जब आप टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हैं तो ये जो आप माइंड अप्लाई करने वाला फैक्टर बोल रहे हैं वो थोड़ा कम होता है। दिस हैज बीन माय एक्सपीरियंस। और यूपीएससी में मैंने क्या देखा है, द वे यूपीएससी डिजाइन द पेपर, दे डिजाइन इट इन सच अ मैनर कि वो चाहते हैं कि आप दिमाग लगा के उसे सॉल्व करो, वो आंसर निकलेगा कॉमन सेंस लगा के। तो व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? 100% अग्री, क्योंकि मैंने जब 2020 में दिया था तो मेरी ज्यादा प्रेप नहीं थी, मैं जॉब कर रही थी। मैंने बस साथ में कुछ एक बहुत ही कम महीने पढ़ के कोविड के टाइम पे दिया था, तो मुझे कोई उम्मीद भी नहीं थी कि निकलेगा। मैं बस वहां पे ये वाली ही टैक्टिक यूज करके आई थी और इससे मुझे बहुत हेल्प हुई थी। तो मैं ये बिल्कुल अग्री करती हूँ कि आप जितना कॉमन सेंस, गेसिंग नहीं है ये भाई, ये थोड़ा डिफरेंस है, ये गेसिंग नहीं है, ये बस आई कॉमन सेंस है और एक ये इंट्यूशन है जो डेवलप होता है आप जैसे जैसे पढ़ते हो और अप्लाई करते हो। तो ये राइट। टेस्ट सीरीज में थोड़ा कम हो पाएगा, बट अगेन आपके पास पीवाईक्यूज का बहुत बड़ा बैंक ऑफ क्वेश्चंस है पिछले 10-11 साल का, तो राइट। उससे बिल्कुल डेवलप हो सकता है। राइट। तो गेसिंग नहीं है, मुझे क्या लगता है द राइट वर्ड इज लॉजिकल डिडक्शन। यस। आप कुछ कुछ लॉजिक लगा के, जैसे शेरलॉक होम्स देखते थे ना, तो ही यूज्ड टू डू दोस डिडक्शंस, तो उसी टाइप के डिडक्शंस हैं। करेक्ट करेक्ट। ऑल राइट। नाउ लेट्स मूव टू मेंस एग्जामिनेशन, है ना। मेंस एग्जामिनेशन में बहुत सारी चीजें, अगर आपकी मार्कशीट हम देखें, आपने जीएस1 में काफी अच्छा स्कोर किया है, 126 मार्क्स यू हैव स्कोर्ड। तो मेंस का आपका क्या स्ट्रैटेजी रहता था, स्पेशली कंटेंट को आप कैसे लिमिट करती थी, क्योंकि कंटेंट अगेन एंडलेस है यहाँ पे, और उसको आंसर राइटिंग के साथ आप कैसे इंप्रूव करती थी? ए तो मेरा कंटेंट बहुत लिमिटेड रहता था, मैंने जिस बुक से प्रेप स्टार्ट करी थी एंड तक वही ही बुक्स यूज करी हैं, मैंने कुछ एक्स्ट्रा बुक्स बहुत ज्यादा यूज नहीं की थी। मतलब जैसे मैं स्पेक्ट्रम पढ़ती थी तो मैं स्पेक्ट्रम पढ़ती थी, मैं लक्ष्मीकांत पढ़ती थी मैं लक्ष्मीकांत पढ़ती थी, और मेरे करंट अफेयर्स रहते थे फ्रॉम न्यूज़पेपर एंड फ्रॉम माई मंथलीज। बट आई वुड द वन थिंग जो मैं बोलूंगी कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कि जो ये छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं, जैसे जीएस1 में सोसाइटी हो गया, या जीएस2 में वेलफेयर हो गया, जीएस3 में इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। इसको भी मतलब इसके लिए भी बहुत सारे मटेरियल होंगे मार्केट में, आप एक उठा लो, 2 उठा लो मैक्स, और इसको भी उतने अच्छे से तैयार करो जितने अच्छे से आपने लक्ष्मीकांत तैयार करी है, क्योंकि वेटेज उतना ही है। पॉलिटी, स्ट्रेट अप पॉलिटी से अगर 2-3 सवाल आएंगे तो वेलफेयर से भी आएंगे और सोसाइटी से भी आएंगे, एंड राइट। यहाँ पे डिफरेंशिएटर आप क्रिएट कर सकते हैं। एग्री। इवन मुझे क्या लगता है कि ये जो स्मॉल टॉपिक्स आपने मेंशन किए ना, जैसे जीएस1 में सोसाइटी हो गया, जीएस2 में गवर्नेंस, एनजीओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये टॉपिक की जो बाउंड्रीज है ना वो भी बहुत लिमिटेड है। हाँ। आप ऐसा है कि इनमें मान लो अगर टॉपिक हो गया इकोनॉमिक इश्यूज इन इंडिया जीएस3 में, तो देर आर सो मेनी टॉपिक्स अंडर इट, बट इंटरनल सिक्योरिटी में 10 टॉपिक हैं और उसकी बाउंड्री फिक्स है, और उसी में से क्वेश्चन आना और अच्छे नंबर वहां पे खींचे जा सकते हाँ बिल्कुल, हैं। तो ये तो बिल्कुल बहुत फोकस करना चाहिए इस पे आई थिंक। ठीक है, तो स्मॉल टॉपिक्स जो मेंस एग्जामिनेशन में है, दे कैन बिकम अ डिफरेंशिएटर, वो जो आपको 5-5, 10-10 नंबर बाकी से बेटर लाने हैं। हाँ। परफेक्ट। एंड आंसर राइटिंग, विद रिस्पेक्ट टू आंसर राइटिंग, किस तरीके से आपने अपनी आंसर राइटिंग स्टार्ट की? अगर कोई भी बिगिनर है, वो चैलेंज आता है कि सर पढ़ लिया है लेकिन लिख नहीं पा रहे हैं, तो हाउ डिड यू स्टार्ट दैट? मैंने स्टार्ट किया था, मेरा एक डिस्कशन ग्रुप था, हम 3-4 लोग थे, तो वहां पे आंसर राइटिंग मतलब हम लोग डेली के 2-3 आंसर लिखते थे और एक दूसरे के चेक करते थे, तो वो थोड़ा कम इंटिमिडेटिंग होता है क्योंकि तुम्हारे दोस्त हैं और ठीक है उन्होंने भी लिखा ही है। तो आई थिंक अगर आपका ऐसा कोई ग्रुप है तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं, आजकल तो वो भी है कि आप बहुत सारे फोरम्स हैं, टेलीग्राम पे भी होते हैं, तो आप पीयर ग्रुप बना सकते हैं, तो एक तो वो है। और दूसरा मुझे लगता है कि
कोई डरने की बात नहीं है, मतलब आपने कोई खराब आंसर लिख दिया तो कोई आके आपको सीएसई में फेल तो नहीं कर देगा। तो राइट। जितने खराब आंसर लिखने हैं लिखिए, मेरे हिसाब से तो लिखना चालू कर दीजिए 150 वर्ड्स के आंसर। और पहले हो सकता है पहले 10 मिनट लगे, 10 मिनट लगे और बहुत बेकार आंसर हो, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं है। मेरे हिसाब से जैसे जैसे पढ़ते जाओ वैसे वैसे लिखते जाओ, एंड आई दिस इज तो गारंटी दैट योर आंसर्स विल इम्प्रूव जितना भी आप लिखोगे अपने आंसर्स को। एंड थोड़े टाइम बाद इसका जो असली बेनिफिट होता है कि जब आप पढ़ाई करेंगे तो आपका नजरिया बदल जाएगा कंटेंट पढ़ते टाइम, क्योंकि अब आपने इतने सारे इंट्रो, गंदे इंट्रो लिख दिए हैं कि अब आपको ये पता है कि अच्छा इंट्रो में क्या होना चाहिए। तो आप जब करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं और आपने देखा कि इंडिया इज द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ पाम ऑयल फॉर एग्जाम्पल, तो अब आपके दिमाग में ये चमका कि ओ ये इंट्रो हो सकता है अगर मुझसे पाम ऑयल के बारे में पूछते हैं तो ये बिल्कुल। तभी डेवलप होगा जब आप आंसर लिखोगे। और ये आपको आंसर पढ़ने से पहले भी थोड़े बहुत लिख लोगे तो बेटर पढ़ पाओगे, इफ दैट मेक्स सेंस। इट्स अ साइकिल। इट्स अ टू वे रोड। मैं भी यही चीज बोलता हूँ काफी बार कि आप ऐसे मत सोचो कंटेंट कंसोलिडेट करेंगे और आंसर में उसे ड्रॉप कर देंगे। इट इज अ टू वे रोड। आप कंटेंट पढ़ोगे, आंसर लिख के देखोगे, आपको समझ में आएगा कंटेंट पढ़ना कैसे होता है, क्या हाँ पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कौन से कीवर्ड यूज करने हैं। और वो हाँ। साइकिल आपकी एक साथ ही चलेगी। अगर आप एक फ्रंट एंड पे ही लगे हो, आपको कभी नहीं समझ में आएगा कि वो किस तरीके से इतना कंटेंट कंसोलिडेट होता वेरी ट्रू। है। तो वो साइमल्टेनियसली लिखने चाहिए। स्टार्टिंग में गंदे आंसर आएंगे, लिखो वो सारे बेकार आंसर जो आपके स्किल सेट के अंदर आते हैं, तभी वो इम्प्रूव होगा। सिंपल सा वेरिएबल। ठीक है। ऑल राइट। एनीथिंग विद रिस्पेक्ट टू ऑप्शनल यू वांट टू टॉक अबाउट? आपका सोशियोलॉजी ऑप्शनल था, है ना? किस तरीके से आपने सोशियोलॉजी में जो डायनेमिक एरियाज हैं, है ना, स्टैटिक तो फिर भी ठीक है, एक कोई ना कोई मोस्ट पॉपुलर नोट्स हैं हर ऑप्शनल के, लोग वही प्रिपेयर करते हैं। जो डायनेमिक एरिया होता है सोशियो में भी, जैसे आपके पेपर 2 में है, तो उसको आपने कैसे हैंडल किया? पेपर 2 एक्चुअली मुझे मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट में उतना नहीं समझ में आया था। पेपर 2 पे फिर मैंने थोड़ी मेहनत करी थी अपने सेकंड अटेम्प्ट में। तो वही है कि थोड़ा डायनेमिक पार्ट कैसे हैंडल करें इज समथिंग दैट जिस पे काम करना है, जो कि स्टैंडर्ड नोट से उतना अच्छे से नहीं हो पाता है। तो उसके लिए सबसे पहले तो वही है कि आप 2-3 आंसर लिखोगे पेपर 2 के, आपको समझ में आएगा कि ये तो मैं बहुत जेनरिक जीएस जैसे आंसर लिख रही हूँ। सोशियोलॉजी में यही होता है। फिर लगता है कि इसको सोशियोलॉजी कैसे बनाई जाए। तो उसके लिए तो सबसे पहले जो आपने बेसिक्स कवर करे हैं सोशियोलॉजी के, जो थिंकर्स वाला चैप्टर है या कोई रिसर्च मेथड्स वाले जो चैप्टर होते हैं, उनको अप्लाई करना। और यूपीएससी भी यही टेस्ट कर रहा है, यूपीएससी प्रीलिम्स में भी यही टेस्ट करता है और मेंस में भी यही टेस्ट करता है कि आप अप्लाई कैसे करते हैं। तो अगर आपको रिवर्स लॉकडाउन फॉर एग्जांपल के बारे में पूछा गया, तो क्या आप मर्टन का फंक्शन डिसफंक्शन उसमें अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं, और उसके लिए आपका बेसिक्स सॉलिड होना चाहिए। तो I would say that basics should be so solid that you can apply it to the dynamic part to make the answer more sociological is number one advice, जो सबसे ज्यादा हेल्पफुल होती है। नंबर 2 मैं यही कहूंगी कि जैसे आप जब करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो सोसाइटी का भी करंट अफेयर्स होते हैं, तो उसको उसी लेंस से भी, उसको एक ऑप्शनल की लेंस से भी पढ़ें कि मेरे ऑप्शनल में, मतलब जो भी इसका ऑप्शन है, मैं सोशियोलॉजी का ही बता पाऊंगी। तो उसमें सोसाइटी पढ़ते टाइम दिमाग में बैकग्राउंड में सोशियोलॉजी होनी चाहिए कि अच्छा ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है। चाहे तो एक दूसरी छोटी सी बुक भी बना सकते हैं जिसमें आप उसके करंट अफेयर्स नोट कर रहे हैं, तो वो भी यूज कर सकते हैं अपने आंसर में फिर। तो एक इंटरेस्टिंग चीज आपने टच की, है ना, जो पहले भी मुझे आपके बातों में नजर आया था, कि कंटेंट, लोग क्या सोचते हैं कंटेंट खाली पढ़ने से आता है ना। एंड मेरा भी यही एक्सपीरियंस रहा है यूपीएससी सीएससी का, कंटेंट सोचने से भी आता है। जो पढ़ा है उसे अप्लाई करना आना चाहिए, है ना, वहां से कंटेंट मल्टीप्लाई होता है। तो कंटेंट के बाद कंटेंट यूटिलाइजेशन काफी इंपॉर्टेंट है ना। हर ऑप्शनल में है, जैसे मेरा पीएसआई और ऑप्शनल था, तो आप आईआर में कोई भी पॉलिटिकल थ्योरी यूज कर सकते हो। वो आपको कोई बताएगा नहीं कि यहाँ पे यूज करना है, वो आपको अपना दिमाग खुद लगाना पड़ेगा। 100%। और बिल्कुल। इसी और वो से लिखते मार्क्स लिखते, भी आते हैं, इसी से मार्क्स भी आते हैं, क्योंकि हाँ सामने वाला एग्जामिनर भी तभी इम्प्रेस होगा कि आपने मर्टन सही में समझा है कि नहीं समझा है, या फिर कोई भी, अगर आप उसको अप्लाई सही तरह से कर पा रहे हैं इसका मतलब तो 100% समझा है। राइट। और पेपर 2 में चेक यही करते हैं ना, हर ऑप्शन में पेपर 2 में यही चेक हो रहा है कि जो आप थ्योरी पढ़ के आए हो पेपर 1 में, है ना, उसको आप डायनेमिक इश्यूज पे अप्लाई कर पा रहे हो। दिस इज व्हाट दे आर चेकिंग। ठीक है, परफेक्ट। ठीक है, इसके साथ साथ इंटरव्यू, लेट्स कम टू दिस फाइनल फेज। काफी अच्छा परफॉर्मेंस है आपका इंटरव्यू में, 198 मार्क्स हैं आपको। और लास्ट टाइम कैसा रहा था आपका इंटरव्यू में परफॉर्मेंस?
हाँ, लास्ट टाइम मेरा 179 था। हम्म, मेरा स्मिता मैम का बोर्ड था लास्ट टाइम, तो वो भी काफी अच्छा एक्सपीरियंस था। आई वाज वेरी हैप्पी विद हाउ इट वेंट। ठीक है। तो इंटरव्यू, हाउ लाइक वन और टू थिंग आई वांट टू टॉक अबाउट इन इंटरव्यू। मैंने क्या देखा है ना, स्पेशली स्टार्टिंग में जब हम डैप भरते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ डैप आई वांट टू टॉक अबाउट। जब हम स्टार्टिंग में डैप भरते हैं, कोई भी अगर पहला इंटरव्यू स्पेशली अगर देने जा रहा है, कोई फॉर्मल इंटरव्यू का अगर किसी का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो वी थिंक कि डैप इज समथिंग वेर यू विल हाईलाइट योर अचीवमेंट, है ना। वी फिल विद दिस आइडियोलॉजी कि मेरे को यहाँ मेडल मिला, मेरे को यहाँ मेडल मिला, है ना। एंड अब आपका क्या पर्सपेक्टिव है कि बोर्ड उसको किस तरीके से देखता है ना, कि पर्पस क्या है डैप का, वो मेरे को काफी इंपॉर्टेंट वेरिएबल लगता है आजकल इंटरव्यू में मार्क्स लाने के लिए। तो आपने डैप अपना किस तरीके से भरा, क्या उसमें अपनी अचीवमेंट, अपनी टैलेंट हाईलाइट किया, या फिर कुछ ऐसी चीजें डैप में डाली जहां से कि कन्वर्जेशन बिल्डअप किया जा सके? आई थिंक मेरे केस में आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इंटरव्यू में जो वो देखना चाहते हैं वो है ऑथेंटिसिटी। तो उस कुछ भी करते टाइम हमेशा बस ये ध्यान में रखना है कि वो आपकी ऑथेंटिसिटी, आपकी इंटेग्रिटी देखना चाहते हैं। बिल्कुल। तो आप मैंने अपना डैफ में मेरा जो भी एरियाज ऑफ इंटरेस्ट थे, मेरे में स्पोर्ट्स था और थोड़े बहुत एकेडमिक अचीवमेंट्स थे, मैंने वो लिखे थे, क्योंकि वो एक तो मेरे अचीवमेंट्स थे, प्लस जब मैं उनके बारे में बात करती हूँ तो दिख जाता है कि शी इज एक्चुअली इंटरेस्टेड इन इट और इसको पसंद है। और सही में उनको भी अच्छा लगता है किसी से ऐसे बात करने में कि उनको भी इंटरेस्ट आए, कि मतलब हाँ कोई पैशन से बात कर रहा है। तो आई फील अगर अचीवमेंट्स हैं जिनके बारे में आप बात करने में खुश होते हैं, जिनके बारे में आप बात करना चाहते हैं, दैट आपको लगता है कि हाँ मेरे से कोई पूछो ना कि मैंने ये कैसे किया, तो वो राइट। चीजें डैफ में लिखना सबसे ज्यादा आई थिंक फ्रूटफुल होता है। और मेरा बिल्कुल। तो पूरा इंटरव्यू डैफ बेस्ड ही गया था। अच्छा, कंप्लीट डैप बेस गया था। फुल डैफ था मुझसे। आई थिंक 2-3 क्वेश्चंस पूछे होंगे जो कि फैक्ट्स पे होंगे, बट पूरा डैफ था। ठीक है, वंडरफुल। तो एनीथिंग एल्स यू वांट टू सजेस्ट फॉर द इंटरव्यू, क्योंकि 198 मार्क्स इज वेरी गुड मार्क्स, है ना, तो कुछ और आप सजेस्ट करना चाहेंगे? मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप अपनी तरफ से सब कुछ कवर करने की कोशिश करें, कि आपका होम टाउन हो गया और जो भी सब पढ़ के जाते हैं कि हाँ ये इतना पॉपुलेशन है, इतना ये है वो है, सब कुछ सारी अच्छे से तैयारी कर लीजिए। बट वहां पे आगे क्या होगा ये इतना ज्यादा रैंडम होता है कि इस चीज का स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत नहीं है कि ये मतलब एकदम से कि उसका इसमें ये और फिर उसके बाद ये और ये और ये पूछ लिया तो मैं क्या करूंगी। इट इज अ वेरी unpredictable thing, but it's for me it was a conversation, very polite, very sweet. So just prepare yourself for the worst, but it is usually not that bad. It is a good experience only. बिल्कुल, कन्वर्जेशन है वो, क्वेश्चन आंसर राउंड नहीं है। एंड हाँ वन थिंग यू सेड, आई कंप्लीटली एग्री कि दे आर चेकिंग द ऑथेंटिसिटी, है ना। इट इज नॉट अ प्राइवेट सेक्टर जहाँ पे कि वो आपके स्किल बहुत ज्यादा चेक कर रहे हैं कि आपको कोडिंग आती है नहीं आती। इट इज नॉट अ प्राइवेट सेक्टर, है ना। ये पब्लिक सेक्टर है जहाँ पे लीडरशिप पोजीशन है, तो वो ऑथेंटिसिटी, वैल्यूज, इंटीग्रिटी, ये चीजें ज्यादा चेक कर रहे हैं। correct, correct, 100%. All right, perfect. So, thank you very much, Anuja, for this wonderful conversation, है ना, and all the best for your future journey. I hope कि आप आगे जाएं और देश को बढ़िया से सर्व करें। Thank you so much. Thank you for having me. और thank you आपने इतने thoughtful questions पूछे। All right, welcome. ठीक है।